हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो है, इसमें टॉपिक के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम लोग कुछ मेजरमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, और हर एक मेजरमेंट के लिए हमें कुछ यूनिट्स की ज़रूरत होती है। जैसे लेंथ की यूनिट है मीटर, और मास का यूनिट है किलोग्राम, टाइम का यूनिट है सेकंड। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मेजरमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, सोचिए ज़रा। आप लेंथ मेजर कर सकते हैं, आप मास मेजर कर सकते हैं, आप टाइम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये तो चीज़ें हैं जो मेजरेबल हैं। क्या इनके अलावे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हैं? ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ें हैं, लाइक इमोशंस। ओके, इमोशंस आर नॉट मेजरेबल. Okay, one thing you have to remember that if you can't provide any numerical value to anything, that thing will not be measurable. ठीक है, जैसे आप इमोशंस को एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते कि 5, 10, कोई खुश है तो कितना खुश है 5, 10, 20, दुखी है तो कितना दुखी है 5, 10, 20, आप न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इमोशंस जो होंगे वो मेजरेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो दोज क्वांटिटीज which are measurable, which you can measure, those are known as physical quantities. Physical quantities. बड़ा सिंपल सा है। Those quantities which can be measured directly or indirectly are known as physical quantities. For example, length, mass, time, etc. Okay, now some of the physical quantities are independent of each other. For example, if I ask you that measure length of this board, what you will do? You will take a scale like this. Okay, let's say this is a 30 centimeter scale, and you will measure its length. Okay, and let's say you told me that length of this board is something around 300 centimeter. Okay, so now I can ask, if length of this board is 300 centimeter, what will be its mass? Or what will be time, or what will be its temperature? Is there any relation between length and mass? No. Is there any relation between length and time, or length and temperature? No. So these quantities which are independent of each other are known as fundamental. Okay, so we will write it. Fundamental physical quantities. Those physical quantities which are independent of each other are known as fundamental physical quantities. For example, there are total 7. Okay, you have to count. Length, mass,
time, temperature, luminous intensity, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब लाइट की इंटेंसिटी, ओके, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपका केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट है, वहां भी आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पढ़ा होगा, इसका यूनिट मोल होता है। ठीक है, तो काउंट करिए, टोटल 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ही हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो अब आप पूछेंगे सर क्या कुछ ऐसे भी हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं? बिल्कुल डिपेंड करते हैं, और उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इसको आप फर्स्ट टाइप कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में। लेट्स से फर्स्ट इज फंडामेंटल एंड सेकंड इज डिराइव्ड। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, नाम से ही क्लियर है, डिराइव किया जाएगा। और किससे डिराइव करेंगे? फंडामेंटल से ही डिराइव करेंगे। ठीक है, those physical quantities which are formed using two or more fundamental physical quantities are known as derived physical quantities. For example, स्पीड ले लो। स्पीड सबको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस भी फंडामेंटल है और टाइम भी फंडामेंटल है, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसे ही एक्सेलरेशन भी है, फोर्स भी है, ईटीसी, बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई कि कौन कौन सी चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी मेजरमेंट के लिए क्या चीज़ जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल, when I asked you to measure length of this board, what was the first thing you required? This was the first thing, scale. You required a scale to measure length. So this scale will be known as unit. Unit to measure length. Okay, so now we will discuss unit. Okay, here in the chapter name also it is available. So we will discuss unit. अब समझिए जरा यूनिट है क्या। चलिए, मैंने आपसे जब कहा कि बोर्ड की लेंथ मेजर करिए, आपने एक सेंटीमीटर स्केल उठाया और मुझे मेजर करके बता दिया कि लेट्स से 300 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे यहाँ से लेट्स से कोई दो स्टेट्स के बीच का डिस्टेंस बताना हो, या दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस बताना हो, तो वहाँ ये स्केल से तो काम नहीं चलेगा, वहाँ तो किलोमीटर्स में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट जो हो सकता है, यूनिट जो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट ऑफ मेजरमेंट। क्लियर है? तो यूनिट क्या हो जाएगा? किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक जो स्टैंडर्ड अमाउंट हमको चाहिए, दैट विल बी नोन एज यूनिट। तो लिख लेंगे, द स्टैंडर्ड अमाउंट of a physical quantity to measure the physical quantity of same kind is known as
यूनिट। ठीक है, यहाँ दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एक तो द स्टैंडर्ड अमाउंट और सेकंड है सेम काइंड। तो स्टैंडर्ड अमाउंट का मतलब तो आपको समझ आ गया कि अगर छोटा मेजरमेंट करना है तो सेंटीमीटर स्केल से काम चल जाएगा, और बड़ा डिस्टेंस है तो किलोमीटर स्केल चाहिए होगा। सेम काइंड का क्या मतलब है? देखिए, लेंथ मेजर करना था तो आपको लेंथ जैसे ही कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि स्केल, वैसे ही अगर वॉल्यूम मेजर करना हो तो वॉल्यूम जैसी ही कोई चीज़ चाहिए। अब मैं आपसे कहूँ कि स्केल से वॉल्यूम मेजर करके दिखाओ, दैट्स नॉट पॉसिबल, या स्केल से टाइम मेजर करके बताओ, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हर एक मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक अलग यूनिट डिफाइन किया रहेगा। तो अब यूनिट समझ में आ गया, तो अब हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जब जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि मेजरमेंट के लिए सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। क्लियर है? अब क्या खाली यूनिट से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। आपने क्या किया, जब लेंथ मेजर करना इस बोर्ड का, तो आपने एक स्केल लिया और स्केल से कितनी बार मेजर किया? 30 सेंटीमीटर का जो स्केल है आपके पास, ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है, लेट्स से आपने इसे 10 टाइम्स मेजर किया होगा, तब आपने बोला कि 300 सेंटीमीटर जो है ये बोर्ड का लेंथ है। तो अब सिर्फ 30 सेंटीमीटर यूनिट होने से तो काम नहीं चलेगा। हाउ मेनी टाइम्स आई मेजर्ड? 10 टाइम्स, देन 30 into 10 विल बी 300 सेंटीमीटर। तो किसी भी मेजरमेंट के लिए दो चीज़ें जरूरी हैं। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए कि कितने टाइम्स आप मेजर कर रहे हैं, और दूसरा तो साइज ऑफ यूनिट रहेगा ही रहेगा कि यूनिट का साइज क्या है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं मेजरमेंट की तरफ। तो चलिए, मेजरमेंट होगा is equal to numerical value into size of unit। ठीक है, तो मेजरमेंट को अगर हम Q से रिप्रेजेंट कर दें, न्यूमेरिकल वैल्यू को N से और साइज ऑफ यूनिट को U से, तो हमारा Q आ गया, Q इज इक्वल टू NU। अब यहाँ एक और चीज़ है, जैसे बोर्ड की लेंथ जो आपने बताई मुझे, लेट्स से कुछ आपने कहा 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, इसको मैं 3 मीटर भी तो लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए ध्यान से, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 300 से डिक्रीज होके 3 हुआ है, तो साइज ऑफ यूनिट सेंटीमीटर से इंक्रीज होके मीटर हुआ है। यहाँ दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है और दूसरा है सेंटीमीटर जो कि साइज ऑफ यूनिट है, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 300। तो दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होके क्या होता है? मेजरमेंट। यहाँ भी आप देख सकते हैं N इंटू यू इज मेजरमेंट। तो इसको तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इसका मतलब तो ये भी हुआ कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ये वैलिड होगा। प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ अगर आप 300 को N1 बोलें तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? U1, और N2 क्या हो जाएगा? 3, U2 हो जाएगा मीटर। तो यहाँ से एक और चीज़ आप एनालाइज कर सकते हैं, इफ N1 इज greater than N2, इस केस में 300 is greater than 3, then U1 has to be lesser than U2। एक बड़ा होगा तो दूसरे को छोटा होना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, अब क्योंकि हमने यूनिट और मेजरमेंट को डिस्कस किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दो वर्ड्स आए हैं, ये भी डिस्कस करने बहुत ज़रूरी हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज में डिस्कस किया था। तो डायरेक्ट मेजरमेंट तो सिंपल सा यही है, जो आपने बोर्ड का लेंथ मेजर किया, लेकिन बोर्ड का लेंथ आपने मेजर किया स्केल से, लेकिन इस स्केल से आप यहाँ से सन का डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाएंगे, या यहाँ से मून का डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है? और वो यूनिट्स क्या होते हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स जो हैं,
जो डायरेक्ट है वो तो सीधा सीधा बोर्ड का लेंथ मेजर करना था, आपने मेजर कर दिया। इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए आपको कुछ इनडायरेक्ट जो टेक्निक्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ चैप्टर में। अब देखिए ज़रा, यूनिट को हम डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे चॉइस ऑफ यूनिट क्या होना चाहिए, जैसे लेंथ है, लेंथ मीटर स्केल जो होता है, तो मीटर स्केल का लेंथ कितना होगा, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे, हम डिस्कस करेंगे चॉइस ऑफ यूनिट। चॉइस ऑफ यूनिट कैसा होना चाहिए हमारा। ऐसे हम रैंडमली थोड़ी कह सकते हैं कि लेट्स से ये लेंथ 1 मीटर है, नहीं, एक मीटर रॉड ही आता है, उससे कैलिब्रेशन करके बहुत सारे मीटर रॉड बनाए जाते हैं। सेम मास के लिए होता है, जैसे 1 kg होता है हमारे पास, सेम टाइम के लिए भी होता है, ठीक है, सब कुछ डिफाइंड है। तो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, आइए देखते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे इट शुड बी easily accessible, ये easily accessible होना चाहिए, एक छोटा बच्चा भी यूज कर सके और एक बूढ़ा आदमी भी यूज कर सके, ठीक है। सेकंड है it should be well defined, अच्छा वेल डिफाइंड बहुत इजी है। जैसे 1 मीटर वेल डिफाइंड होना चाहिए कि भाई ये लेंथ है, ये 1 मीटर है, ये मास है, ये 1 kg है, ये 1 सेकेंड टाइम होता है, तो हमने हर चीज को अलग तरीके से डिफाइन कर रखा है। अच्छा नेक्स्ट है इट शुड बी easily रिप्रोड्यूसिबल। क्या मतलब है इसका, अब आपका मीटर स्केल टूट गया तो दूसरा स्केल आने में साल भर नहीं लगना चाहिए कि बहुत दूर से आ रहा है तो साल भर लग जाएगा, नहीं, तुरंत बनना चाहिए, ठीक है। तो इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड बी कन्वीनियंट इन साइज। साइज के बारे में हमने पहले भी बात करी है कि जैसे बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए एक स्केल चाहिए, क्लियर है। और वैसे ही यहाँ 2 सीरीज के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो वो स्केल से नहीं होगा, उसके लिए हमें बड़े साइज के यूनिट की ज़रूरत है, तो कन्वीनियंट साइज का भी होना जरूरी है। नेक्स्ट है इट शुड बी internationally acceptable। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके यहाँ 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक होता है तो चाइना में बोले कि नहीं मैं तो 1 मीटर यहीं से यहीं तक लूँगा, तो वहाँ की रीडिंग यहाँ गलत हो जाएगी, यहाँ की रीडिंग वहाँ गलत हो जाएगी, क्लियर है। तो ये क्या होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, हर एक कंट्री में फॉलो होना चाहिए, ठीक है। और भी है it should not change with time and physical conditions। ठीक है, आपका जो यूनिट है, साइज ऑफ यूनिट, वो टाइम और फिजिकल कंडीशंस के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये स्केल कल थोड़ा सा लंबा हो जाए। चलिए अब जैसा कि हमने लेंथ में देखा कि लेंथ जो 300 सेंटीमीटर था उसको 3 मीटर भी बोला जा सकता है, तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट हैं, इनको अभी देखते हैं, तो डिस्कस करेंगे। सिस्टम्स ऑफ
यूनिट। पहला है SI, आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, सिस्टम इंटरनेशनल। या फिर इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहा जाता है। सेकंड है MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड। ठीक है, ये इंडिया में फॉलो होता है। थर्ड इज FPS, फुट, पाउंड और सेकंड। फोर्थ है CGS, C फॉर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ठीक है, एक फेमस गेम है WWE, आप में से काफ़ी लोग देखते होंगे। तो WWE में जो भी फाइटर आते हैं उनका मास पाउंड में बताता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये US में फॉलो किया जाता है FPS, और WWE भी US में खेला जाता है। अगर यही गेम इंडिया में होता तो इनका मास किस में बताएगा? किलोग्राम में बताएगा, पाउंड में नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये 4 तरीके के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं हमारे पास। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SI, सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि हर जगह फॉलो होता है, हर कंट्री में फॉलो होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, SI यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इसमें आपको एक टेबल बनाना है। फर्स्ट कॉलम में फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इसका SI यूनिट, लास्ट में होगा इसका सिंबल। ठीक है, चलिए, लेंथ SI यूनिट है मीटर, स्मॉल m से डिनोट करेंगे इसको। सेकंड इज मास, किलोग्राम, इसको kg से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम, SI यूनिट इज सेकंड, S। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका SI यूनिट होता है कैंडेला, CD। फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, इसका SI यूनिट होगा एम्पियर, A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका SI यूनिट है मोल, अभी आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट। और एक है टेम्परेचर, SI यूनिट इज केल्विन, K। तो ये तो 7 हो गए फिजिकल क्वांटिटीज, इनके SI यूनिट हमने देख लिए और सिंबल देख लिए। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ है, लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर, और CGS यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, MKS में भी लेंथ की SI यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। ठीक है, तो SI हर जगह फॉलो होता है। इन 7 के अलावे हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं जिनको डिस्कस करना है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 है, लिख लेते हैं। पहला है प्लेन एंगल,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन, RAD। ये वही एंगल है जो आप डिग्री में पढ़ते हैं, ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, लाइक दैट। सेकेंड है सॉलिड एंगल, इसका होता है एस्टेरेडियन, SR। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेन एंगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम प्लेन एंगल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए प्लेन एंगल को पहले डिस्कस करते हैं। चलिए, बड़ा सिंपल सा है। कोई भी एक सर्कल है, तो कोई भी सर्कल अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है। लेट्स से इसका सेंटर हमने O कह दिया है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो कोई भी सर्कल, चाहे वो छोटा सर्कल हो बड़ा सर्कल हो, अपने सेंटर पे जो एंगल बनाता है, हम सबको मालूम है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। और 360 डिग्री जो है एंगल का एक यूनिट डिग्री है, और दूसरा यूनिट जो ऐसा यूनिट है हमने क्या कहा, रेडियन। तो 360 डिग्री होता है, याद रखें, 2 पाई रेडियन के इक्वल। तो जरा देखिए यहाँ से, ये 2 से कैंसिल हो गया, 180 टाइम्स, तो यहाँ तो आ गया हमारा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो अगर 1 डिग्री फाइंड करना हो तो ये आके डिवाइड हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। एज वेल एज 1 रेडियन फाइंड करना हो तो उल्टा हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। ये तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो कुछ एंगल्स मैं लिख रहा हूँ, इसको आप कन्वर्ट करके देखिए जरा। लेट्स से कुछ दिया हुआ है आपको, कन्वर्ट the following into रेडियन। तो करिए जरा। फर्स्ट है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, लेट्स से 45 डिग्री। चलिए, इतना काफ़ी है, कन्वर्ट करिए ज़रा इनको। तो वीडियो पॉज कर दीजिए और इसको यूज करके पहले आप सॉल्व करिए, नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखिए। तो 30 डिग्री क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। ओके, इट्स वेरी सिंपल, पाई बाई 180, so it will be cancelled, it will give you pi by 6 radian. Okay, you have to remember these things also. Here also pi by 180, it will give you pi by 3 radian. Here also pi by 180, it will give you pi by 2 radian. 180, it will be simply pi radian. This will be pi by 4 रेडियन। तो अब आप पूछेंगे कि सर हमें यूज कौन सा करना है, डिग्री यूज करना है, रेडियन यूज करना है। तो याद रखिए, फिजिक्स में हम ऐसा यूनिट्स नहीं कंसिडर करने वाले हैं, और क्योंकि एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन है तो आपको अब एंगल की जो वैल्यूज हैं वो रेडियन में ही पुट करनी है, इसीलिए ये कन्वर्जन यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है,
अच्छा, एक बात आती है सॉलिड एंगल में, यही डिस्कस कर देता हूं। सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल होता है किसी भी सरफेस की वजह से एक पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, यही डिस्कस कर देते हैं इसको छोटा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। देखिए, लेट्स से ये कोई सरफेस है, ठीक है, और इस पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये हमें देखना है। तो इसके हर एक पॉइंट को इससे मिला दीजिए, बाउंड्री के हर एक पॉइंट को, तो ये हो जाएगा आपका सॉलिड एंगल SR, स्टेरेडियन। ठीक है, लेट्स से ये पॉइंट हमने कह दिया कुछ O, या O से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेट्स से C कह दिया। ठीक है, तो ये हो गया सरफेस। ये किस तरीके का एंगल है इसको समझने के लिए एक कोन बना सकते हैं। कोन, अरे भेलपुरी खाते हो ना, भेलपुरी खा के फेंक देते हो, तो भेलपुरी वाला ये पेपर है, ठीक है, वो कोन जैसा होता है। तो कोन का जो सर्कुलर एरिया है इसको सरफेस बोल दो, तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो एस्टेरेडियन होगा। ठीक है, अब देखिए जरा, अभी तक हमने जितने भी मेजरमेंट्स की बातें करी हैं सारे के सारे डायरेक्ट मेजरमेंट में आते हैं। तो याद करिए, जब हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया वहाँ हमने दो वर्ड्स पे जोर दिया था, डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। वहाँ मैंने आपसे बोला था कि डायरेक्ट मेजरमेंट तो सीधा सीधा था कि बोर्ड का लेंथ मेजर करना था, आपने एक स्केल उठाया और बड़े आराम से मेजर करके बता दिया कि इसका लेंथ 300 सेंटीमीटर है। लेकिन याद करिए, वहाँ मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर आपको यहाँ से मून का डिस्टेंस बताना हो, यहाँ से सन का डिस्टेंस बताना हो, तो उस स्केल से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम कुछ इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट मेजरमेंट है तो मेथड भी कैसे होंगे, इनडायरेक्ट मेथड्स होंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप सबने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम डिस्कस करेंगे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है। होता क्या है ये होता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं, अर्थ के सेंटर और सन के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है ये। तो लिख लीजिए, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन centers of earth and sun is known as astronomical unit। होता कितना है ये, 1 astronomical unit is equal to 1.5 into 10⁻11 मीटर। ये डेटा याद रखना है आपको, ठीक है। वैसे ही कुछ और भी पॉइंट्स हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद डिस्कस करेंगे लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, LY। यहां आप कंफ्यूज ना हो, लाइट ईयर इज नॉट टाइम, इट इज डिस्टेंस, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो डिस्टेंस हो गया अर्थ और सन के बीच का। अब दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस अगर मेजर करना हो तो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इस कंपैरिजन से, अर्थ और सन के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। तो इनको डिस्कस करने के लिए हमने लाइट ईयर बनाया है। तो लाइट ईयर होता क्या है, लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट 1 ईयर में कंप्लीट करता है। सोचिए, लाइट की खुद की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है, तो एक साल में कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो लिख लीजिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड by light in 1 year is known as light year। कितना होता है, तो भाई हमें मालूम है कि सर डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमें क्या फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है, लाइट ईयर। और डिस्टेंस किसका, लाइट का। तो स्पीड भी किसकी लेंगे, लाइट की लेंगे।
तो डिस्टेंस को हमने लिख दिया 1 लाइट ईयर। स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में आता है ये, ठीक है। स्पीड किसकी? लाइट की। इनटू टाइम, टाइम कितना है? 1 ईयर। तो ये क्योंकि मीटर पर सेकंड में है तो टाइम भी हमें किस में देना पड़ेगा? सेकंड में। तो 1 ईयर में कितने डेज? 365 डेज इनटू 1 डे में कितने आवर्स? 24 आवर्स। 1 आवर में कितने मिनट? 60 इनटू कितने सेकंड? 60। क्लियर है? इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ आपको मिल जाएगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये भी याद रखेंगे। अप्रॉक्सीमेटली इसको 9.5 भी ले सकते हैं न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा इजी करने के लिए। चलिए कुछ और भी है, जैसे पार्सेक। वन पार्सेक डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए पार्सेक को समझने के लिए एक डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करना होगा हमें। लेट्स से ये एक आर्क है। आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, हम सब जानते हैं। और ये आर्क जो है वो किसी भी पॉइंट ओ पे कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। अब लेट्स से ये आर्क की जो लेंथ है ये है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ध्यान से देखते जाइए बड़े आराम से। डायग्राम समझ में आ गया तो पार्सेक समझ में आ गया, ठीक है। और ये जो लेंथ होती है यही होती है 1 पार्सेक, ठीक है। और ये जो एंगल होगा ये एंगल होता है 1 सेकंड, ठीक है। तो सर एंगल 1 सेकंड, इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि एंगल में तो हमने दो ही चीजें पढ़ी हैं, डिग्री और रेडियन। तो 1 सेकंड कहाँ से आ गया, इसको डिस्कस करेंगे फर्दर। अभी समझ लीजिए कि 1 सेकंड कोई एंगल है। तो पार्सेक होता क्या है, मैं चाहता हूं मेरे साथ साथ आप भी बोलें। 1 पार्सेक रेडियस है उस सर्कल का जिसके सेंटर पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करता है। अब मेरे ख्याल से ये इजी हो गया आपके लिए। आप देख सकते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खुद ही बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। और 1 सेकंड जो एंगल होता है ये बहुत छोटा होता है। पहले डिफाइन कर लेते हैं। 1 पार्सेक इज radius of the circle at center of which an arc of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 सेकेंड। ईजी है। अब सबसे पहले तो आपका कंफ्यूजन क्लियर करें कि 1 सेकेंड एंगल होता क्या है। तो देखिए जरा, 1 डिग्री जो एंगल होता है इसमें होता है 60 मिनट। मिनट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 डैश से, ठीक है। वैसे ही 1 मिनट जो होता है ये 60 सेकंड्स होता है। तो आप तो कहेंगे कि सर ये तो क्लॉक में होता है, तो बिल्कुल वैसा ही है। 1 मिनट में 60 सेकंड्स। सेकंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा दिया। याद करिए सेकंड वाली सुई भी ऐसे ही घूमती है, तो क्या कर रहा है, धीरे धीरे एंगल ही तो सबटेंड कर रहा है वो। तो ये कुछ इसी से रिलेटेड है, ऐसा समझिए, ठीक है। तो अब तो क्लियर हो गया आपके लिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो अब ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। वैसे ही
1 सेकेंड अगर कन्वर्ट करना हो तो ये आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3600 डिग्री हो जाएगा। ये आप याद रखें, ये दोनों चीज़ें, कि 1 डिग्री में 3600 सेकेंड और 1 सेकेंड में 1/3600 डिग्री, ये आपको यहाँ यूज करना है। अब चलिए, तो हमें फाइंड बेसिकली क्या करना है, पार्सेक फाइंड करना है। ठीक है, पार्सेक है क्या, रेडियस है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 पार्सेक इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ थोड़ा सा एक सर्कल का कॉन्सेप्ट याद करते हैं। वी नो दैट, नहीं पता है तो पता चल जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये एक छोटा सा रिलेशन है सर्कल के लिए, आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ देख लें कि ऐसा होता है। अब एंगल को लेट्स से हमने रिप्रेजेंट किया है थीटा से, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू आर्क को कुछ एल से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को कुछ आर से, तो ये एक रिलेशन मिल जाता है हमें। चलिए, तो यहाँ एंगल कितना है, 1 सेकेंड, वैल्यू पुट करते जाइए। अब 1 सेकेंड इज इक्वल टू, लेंथ कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होगा, अभी लिखते जाइए इसको वैसे ही एज इट इज। और रेडियस क्या है, 1 पार्सेक, जो कि फाइंड करना है। तो 1 पार्सेक को इधर ले आइए। चलिए, अब ऐसा यूनिट में पुट करते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना हो गया, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 सेकेंड, इसको भी तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तो ऐसा यूनिट एंगल का क्या होगा, रेडियन। तो रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले सेकेंड को तो डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1/3600 डिग्री। अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, जो भी पुट करना हो आप पुट कर लीजिए। आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। ये भी आपको याद रखना है, ये डेटास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनडायरेक्ट मेजरमेंट का जो लास्ट पॉइंट है वो है पैरालेक्स। बहुत ईजी है। क्या होता है समझिए जरा। अपने पेन को ऐसे रखिए अपने सामने, ठीक है, और इस पेन को एक बार एक आंख से देखिए, दूसरी आंख को बंद करते हुए, फिर दूसरी आंख से देखिए पहले वाली आंख को क्लोज करते हुए, ठीक है। आपको इसके पोजीशन में कुछ शिफ्टिंग नजर आएगी, और ये जो शिफ्टिंग हुई है इसी को बोलते हैं पैरालेक्स, ठीक है। तो डिफाइन कर लेते हैं। एपरेंट शिफ्ट in position of an object with respect to another when we shift our eyes sidewise is known as parallax। तो अब सवाल ये कि इसको डिस्कस क्यों करते हैं, तो आइए देखते हैं। लेट्स से ये है हमारी अर्थ, ठीक है, और इस पे हमने कुछ दो पॉइंट्स ले लिए। लेट्स से पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट बी, ठीक है, और लेट्स से ए से बी का डिस्टेंस जो है वो है कुछ डी, ठीक है। अब लेट्स से आप ए पे खड़े हो जाइए, ठीक है, और देखिए आप किसी पॉइंट
लेट्स से पॉइंट नहीं, लेट्स से ये मून है, क्योंकि लार्जर डिस्टेंसेज की बात चल रही है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हमने डिस्कस किया कि लार्जर डिस्टेंसेज की ही बात होगी, तो यहाँ भी लार्जर डिस्टेंसेज की बात होगी। अर्थ से हम किसको देख रहे हैं? मून को। ए पॉइंट से हम मून को देख रहे हैं, तो लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। अब ए से मून को देखते देखते आपको करना क्या है? आपको ए से बी की तरफ बढ़ते 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 बी पे पहुंच जाना है। तो जब आप बी पे पहुंचेंगे तो आपकी लाइन ऑफ साइट चेंज हो जाएगी, कुछ ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। और इस दौरान आप देख सकते हैं आपने यहाँ कुछ एंगल सबटेंड कर दिया है, और इसी एंगल को बोलते हैं पैरेलक्स। बहुत सिंपल है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने कह दिया कुछ s, तो ये भी तो s ही होगा, डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? और इस केस में भी जो पैरेलक्स हमने कह दिया, लेट से कुछ एंगल थीटा है, ठीक है। तो थीटा जो होगा वो हमें मालूम है आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो आर्क तो कितना हो जाएगा? ये d हो जाएगा, अपॉन रेडियस हो जाएगा ये s। अब आप कहेंगे ये आर्क तो है नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो ध्यान रखें, जब लार्जर डिस्टेंसेज की बात होती है तो आर्क कैन बी कंसीडर्ड एज स्ट्रेट लाइन और ए स्ट्रेट लाइन कैन बी कंसीडर्ड एज आर्क, ठीक है। क्योंकि देखिए ये एंगल बहुत छोटा होगा और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि आर्क जैसा होगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन उठाते हैं। आप सब एनसीईआरटी ओपन करिए, एग्जाम्पल है 2.3, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, ठीक है, और इसके बाद आप देखिए। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, जो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, पैरेलक्स का जो हमने डायग्राम बनाया है बिल्कुल सिमिलर है। बस फर्क ये है कि अर्थ का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब मूवमेंट हो रही है तो ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आपको करना क्या है? d जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? डायरेक्ट डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, और मून को ही देखते हुए जा रहा है। पैरेलक्स s फाइंड करना है, पैरेलक्स आपको दिया हुआ है। तो चलिए, जो गिवन डेटा है उसको पहले नोट कर लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन में पहले गिवन डेटा आप लिख लिया करें। तो थीटा दिया हुआ है कुछ 1 डिग्री और 54 मिनट। तो यहीं पे आप क्या करें, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते जाएं। तो 1 डिग्री 60 मिनट और प्लस हो जाएगा 54 मिनट, कितना हो गया ये? 114 मिनट। और इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें डिग्री में तो क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करके और पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब ये हो जाएगा रेडियन में। इजी है। और आपको दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर यानी ए से बी का जो डिस्टेंस है, ये कुछ दिया हुआ है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है। आपको करना क्या है? एस फाइंड करना है। वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू d by s। सो s क्या हो जाएगा? d by थीटा, और d कितना है? 1.276 इंटू 10⁻⁷ अपॉन थीटा कितना है? 114 अपॉन 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। पाई की वैल्यू फिर से 3.14 या 22/7 आप पुट कर लीजिए, आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इजी है। ओके, अच्छा, आंसर ऐसा यूनिट में आएगा तो ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ तो हमने फर्स्ट पार्ट जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमने मेजरमेंट डिस्कस किया है, मेजरमेंट में डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट दोनों को डिस्कस किया है। इसका जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा मैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशंस को, और थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एरर एनालिसिस को। तो आप ध्यान रखें, आप सेकंड पार्ट तब तक
ना डिस्कस करें जब तक आपने फर्स्ट चैप्टर पूरा डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, ये जो वीडियोस हैं ये मैं सिर्फ थ्योरेटिकल बना रहा हूँ। आप देखेंगे ये थियोरी पार्ट 1, थियोरी पार्ट 2 के नाम से दिए गए हैं। मैं इनके न्यूमेरिकल्स की अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। उसमें मैं एनसीईआरटी भी सॉल्व करूंगा और आईआईटी मेडिकल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा। तो न्यूमेरिकल पार्ट 1, न्यूमेरिकल पार्ट 2 करके मैं वीडियोस इसके डालूंगा, ठीक है। थैंक यू।